Hello, my dear student. Welcome to all of you in my YouTube channel Solid Physics. My name is संजीव कुमार यादव। तो आज एक हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको देखते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे हर बार एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कि दो पार्ट में हम लोग समझेंगे। ठीक है, एक तो हम लोगों को क्या देखना है, जहां से न्यूमेरिकल आना ही आना है, वो है किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका क्या है कि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, करंट क्या है, इंस्टैन्टेनियस करंट क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, उसका डेरिवेशन, और इसके बाद क्या है कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, करंट डेंसिटी, मोबिलिटी। ठीक है, ये सब भी टॉपिक हैं जिनसे रिलेटेड जो कि एक न्यूमेरिकल आते हैं और थ्योरी। ठीक है, तो इसको हम लोग टू पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे, इसमें से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ, करंट डेंसिटी, ये सब सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मैं जो है कि कवर करूंगा। और एक सेकेंड पार्ट जो हम लोग केवल देखेंगे, केवल ओनली किरचॉफ्स लॉ पे, वो लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आप इसे जरूर से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 100% आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा। तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो तो यहाँ से देखते हैं करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, कि यहाँ से देखते हैं कुछ हम लोग बेसिक कंसेप्ट पहले देखते हैं। ठीक है, तो ये है, कोई कंडक्टर है। ठीक, और इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली सभी डायरेक्शन में क्या होते हैं, मूव होते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 मूव होते रहते हैं, डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव होते रहते हैं। तो अगर इनका एवरेज स्पीड वेलोसिटी देखा जाए, ठीक है, तो v1 प्लस v2, v3 और vn बाई, ठीक है, अगर इनकी इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u1 मान लेते हैं, ठीक है, और बाई n, तो ये v एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक, और यहाँ से देखिए एक कंसेप्ट है कि जो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली मूव होंगे डिफरेंट वेलोसिटी से। लेकिन मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है प्लस, और फिर क्या है, आफ्टर इम्पैक्ट दूसरे डायरेक्शन मूव हो रहा है। ठीक है, तो वैल्यू तो सेम, बट डायरेक्शन अपोजिट की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और उसका एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक सिंपल, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और ऐसे अगर मूव हो रहा, तो इसका जो कोलिजन है, टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन, यहाँ से यहाँ के लिए जो टाइम टेकन होगा, टाइम, तो उसको लोग टाउ से डिनोट करते हैं। दिस इज टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4, डैश डैश, टाउ n। तो अगर इसका एवरेज देखा जाए, तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 टाउ n बाई n। ठीक है, ये हो जाएगा एवरेज रिलैक्सेशन ऑफ टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन ऑफ टाइम।
ये सेकेंड पॉइंट हो गया, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, इट इज क्लियर। ठीक, अब यहां से हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, ठीक है, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाएगा, अभी देखिए विदाउट कनेक्टिंग बैटरी, बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो रैंडमली मूव हो रहा है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं कि हम लोग की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए यहां से देखा जाएगा। ठीक है, इसको डिनोट कर सकते हैं v स्मॉल d से डिनोट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, नाउ यहां से देखें बेटा, ये है एक करंट कंडक्टिंग, करंट कंडक्टिंग वायर हैविंग n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर कितने हैं, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग ए बैटरी, जैसे इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो माइनस और प्लस, प्लस की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस चार्ज, प्लस माइनस, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा प्लस टू माइनस की तरफ। अब इस चार्ज पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू क्यू अप्लाइड होगा। तो जो चार्ज रैंडमली मूव हो रहे थे, अब उन पे फोर्स लगेगा। अब वो क्या होंगे कि रैंडमली मूव नहीं हो करके ऐसे ऐसे, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होंगे। ठीक है, तो आफ्टर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्ज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एवरेज वेलोसिटी दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो जब तक कोई बैटरी नहीं लगा है तो एवरेज वेलोसिटी इनकी क्या है, जीरो है, रैंडमली मूव कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इसके क्रॉस में एक बैटरी अप्लाइड कर दिया जाएगा, तो बैटरी अप्लाइड करने की वजह से यहाँ पे इसके टर्मिनल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस ईच चार्ज पे एक फोर्स अप्लाइड होगा। वो फोर्स क्या होगा कि उस पे जो कि एक फोर्स अप्लाइड होगा जो उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो कि अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव होगा, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव होगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से एक एवरेज वेलोसिटी से भी साइड डायरेक्शन में मूव होगा, यानी क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए कंडक्टर आफ्टर applied electric field E. It is clear? It is denoted by VD, और इसके लिए फार्मूला होता है VD इक्वल टू माइनस ई बाई ए टाउ बाई एम। ठीक है, तो इसका मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन हम आपको बताते हैं कि कैसे इसको फाइंड किया गया। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसका डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन, ठीक, तो यहाँ देखिए, let us consider n charge, n electrons
n electrons having initial velocity u1, u2, u3 dash dash un, ठीक, and relaxation time are tau 1, tau 2, tau 3 dash dash tau 1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा, ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे वी वन इक्वल टू यू वन प्लस ए टाउ वन, वी टू इक्वल टू यू टू प्लस ए टाउ टू, वी थ्री इक्वल टू ए थ्री प्लस टाउ थ्री डैश डैश, वी एन इक्वल टू यू थ्री प्लस ए टाउ एन, ठीक है। अब अगर इनको हम ऐड कर देते हैं बेटा सबको, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री डैश डैश वी एन इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री डैश डैश यू वन प्लस ए कॉमन, और ये हो जाएगा आपका टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री डॉट डैश टाउ एन। ये चीजें क्लियर है, ठीक है, ये चीजें क्लियर है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है बेटा, ये अब बोथ साइड में n से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है, तो हो जाएगा आपका वी वन वी टू वी थ्री वी एन बाई एन इक्वल टू यू वन यू टू यू थ्री डैश डैश यू एन बाई एन प्लस ए कॉमन ले लीजिए आप, टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री टाउ एन बाई एन, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहाँ ऊपर लिख देता हूं बेटा, अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है v1 plus v2 plus v3 that is vn by n, that is known as drift velocity v। ये इनिशियल वेलोसिटी, इसका एवरेज वेलोसिटी 0, और ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा आपका टाउ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी डी इक्वल टू ए इंटू टाउ, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखें आप, ठीक है, वी डी इक्वल टू ए इंटू टाउ, एफ इक्वल टू क्यू ई, अब Q इक्वल टू अगर E है तो F इक्वल टू माइनस क्यू ई, F इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एम ए इक्वल टू माइनस क्यू ई, ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा ई माइनस ई ई, ए इक्वल टू माइनस ई ई
बाई एम। ये इक्वेशन, ठीक है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो वी डी इक्वल टू, ए की जगह पुट करेंगे तो माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं, तो इसका डेरिवेशन भी और ये क्या है इसको भी आपको जानना जरूरी है। इट इज क्लियर, ठीक है। तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाउ क्या है, ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन ऑफ टाइम, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लें, तो हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी, ये ये भी एग्जाम के इम्पोर्टेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसको देखा जाएगा बेटा, इसको कैसे फाइंड किया जाएगा, ठीक है। तो नाउ लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है, हैविंग लेंथ एल, एल लेंथ है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ क्या है एल, और इसके अंदर ये है इलेक्ट्रॉन। इट इज क्लियर, ठीक। अगर इसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका क्या है माइनस। तो ए इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से ऐसे बैक होगा, तो ये इधर मूव होगा, और ये कौन सी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, करंट के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई टी, ठीक है। यहां से देखिए वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, वी डी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एल, टाइम टेकन, ठीक। तो अगर हम क्या बात करें टाइम यहां से, तो ये क्या हो जाएगा एल बाई वी टी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। अब यहां पर देखिए, इफ स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर कितना होगा बेटा,
n इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, n इंटू वॉल्यूम ए इंटू, ठीक है, वॉल्यूम ए इंटू इसकी लेंथ यानी एल। इट इज क्लियर, ठीक है। अब चार्ज Q इक्वल टू एन ई, तो Q इक्वल टू, अब n की जगह अगर हम वैल्यू ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, एन ई ए, और ये हो जाएगा आपका एल, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल चार्ज, ये एरिया वॉल्यूम हो जाएगा बेटा, ये हो गया टोटल चार्ज। अब क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे एन ई ए एल बाई, और टी की वैल्यू एल बाई वी डी, तो यहाँ से आई इक्वल टू एल एल से कैंसिल, एन ई ए वी डी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आई करंट, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा, एरिया, ए इलेक्ट्रॉन, एंड वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये है रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो इससे कोई ना कोई, जिससे न्यूमेरिकल 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ठीक है, या 1 मार्क्स, या ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इससे पूछता है बार बार, तो आप इसे जरूर से प्रिपेयर करें। इट इज क्लियर, ठीक है। तो एक फार्मूला हम लोगों ने क्या देख लिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर हम लोगों ने देखा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और हम लोग देखते हैं बेटा, ठीक है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, यानी पर यूनिट एरिया से इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, यानी यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाई जे, तो जे इक्वल टू आई बाई, ठीक है, जे इक्वल टू आई बाई ए, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर एरिया। अब यहां से क्या है, रिलेशन बिटवीन जे एंड वी डी, इसमें क्या रिलेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में। तो जे इक्वल टू आई बाई ए, जे इक्वल टू एन ई ए वी डी बाई ए से कैंसिल, तो जे इक्वल टू एन ई वी डी, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बात समझ आ गया, ठीक है। तो सिंपली क्या है, कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है किस वेलोसिटी से होगा,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ठीक है। और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फार्मूला आई इक्वल टू एन ई ए वी टी, ठीक है। करंट डेंसिटी के फॉर्म में हो जाएगा तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ई वी टी, ठीक है। और एक हम लोगों ने क्या देखा फार्मूला, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू वी स्मॉल डी इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। इट इज क्लियर। तो ये तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और ये आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। इट इज क्लियर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मोबिलिटी, ठीक है, तो आप इसको नोट करें तो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। डन। अच्छा, मोबिलिटी के लिए भी यहीं से देख लीजिए एक छोटा सा फार्मूला, म्यू इक्वल टू वी डी बाई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई, ठीक है। अच्छा, पी डी इक्वल टू माइनस ई ई टाउ बाई एम, तो म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, लिख सकते हैं आप म्यू इक्वल टू माइनस ई ई टाउ बाई एम इंटू ई, अगर इससे कैंसिल तो म्यू इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एम में भी लिख सकते हैं। एक और फार्मूला वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई, ठीक है। तो एक स्मॉल फार्मूला और देख लीजिए, मोबिलिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्यू टू यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने की वजह से जो उसके यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने से जो उसकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक। तो अब हम लोग दूसरा टॉपिक इसमें देखते हैं। ओके, तो एक तो क्वेश्चन आपको इन टॉपिक्स हो जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, current density, the relation between current density and drift velocity, एंड इसके बाद क्या मोबिलिटी, ठीक है। तो इन्हें आपको लर्न कर लेना है और इस पे न्यूमेरिकल देख लेना है, ठीक है। सेकेंड थिंग से क्या ऐसे में है, इसी का पार्ट है देखा जाए तो ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, अगर यहां से कोई एक करंट कंडक्टिंग वायर और उसमें एक बैटरी भी अप्लाइड किया जाए, ठीक है, तो जो उसमें करंट है, जो इसके अंदर करंट फ्लो होगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I,
मतलब जितना वोल्टेज की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर करंट फ्लो होगा, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। तो वी इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू क्या हो गया आई आर। अब यहाँ पे आर क्या है, एक कांस्टेंट है, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस। इसे क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। यानी आर इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। इसकी यूनिट अगर हम बात करते हैं, यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज नोन एज ओम्स। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। अब इस फार्मूले से हम लोग क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज अक्रॉस एनी पॉइंट, करंट और रेजिस्टेंस। इस फार्मूले का ओम्स लॉ के थ्रू हम लोग वी आई और आर को फाइंड कर सकते हैं। वेर आई क्या है, करंट, आर रेजिस्टेंस, अब वी क्या है यहाँ पर बेटा, वोल्टेज, ठीक है। तो उस सर्किट के लिए टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस एक सिंगल फॉर्म करके हम लोग इस फार्मूले का यूज करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इट इज क्लियर, ठीक। अच्छा भाई, अब यहां से देख लेते हैं और चीज हम लोग क्या है कि इसके ग्राफ क्या है, इसमें ग्राफ। तो अगर यहां से v और ये क्या है i, v और i के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा हो जाएगा, लीनियर एक लीनियर लाइन होगा। यानी जिस रेशियो में i इंक्रीज होगा उसी रेशियो में v इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कैसा ग्राफ मिलेगा, यहाँ पर एक लीनियर ग्राफ मिलेगा। ये बातें समझ में आ गया, ठीक। अब देखना है कि r किस पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए, r डज नॉट डिपेंड ऑन v एंड i। देखिए यहाँ पर v इक्वल टू आई आर से, यहाँ क्या लगता है कि v की वैल्यू i की वैल्यू चेंज करने से r में भी क्या होगा, इफेक्ट होगा, क्योंकि फार्मूले में है, ठीक है। बट ईयर क्या है, r इज कांस्टेंट, यानी v और i चेंज करने से r पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, v चेंज करेंगे तो i की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन r में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो r कैसे चेंज होगा, r किस पे डिपेंड है, ठीक है। तो r किस पे डिपेंड है इसको देखा गया, ठीक है। इसके लिए डेरिवेशन, ठीक है। द फैक्टर ऑन विच आर डिपेंड, ठीक है। वो कौन सा फैक्टर है, ठीक है, जिस पे आर क्या होता है कि डिपेंड्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखें आप। तो एक्सपेरिमेंटली इज फाउंड दस कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, यानी कोई भी कंडक्टर है और जो उसकी लेंथ है उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो एरिया है, ये जो कंडक्टर है, यहाँ पर ये कंडक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं बेटा, यहाँ ये। तो इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा एल बाई ए, ठीक है। और यहां से देखें तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, ठीक। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो ये रो क्या है, एक कांस्टेंट, और इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या आप बोलेंगे रजिस्टिविटी, ठीक है। अब आर रो डज नॉट
डिपेंड ऑन एल ए वी, ठीक है, ये इन पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, आई, ये इन पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड होगा? रो इज रो डिपेंड ऑन मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल, ये अलग अलग मटेरियल्स पे डिपेंड होगा, ठीक है, लेकिन क्या है कि ये इसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं होगा, इसके क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं, ठीक है, ये वी और आई चेंज करने से चेंज नहीं होगा। ये कैसे चेंज होगा? ये केवल चेंज होगा कब? जब हम मटेरियल को ही चेंज करें, ठीक है, जैसे ये देखिए एग्जांपल, मान लीजिए कि एक कोई एक करंट कंडक्टिंग वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और इसकी लेंथ क्या है L। अगर इसकी लेंथ को इंक्रीज करके, ठीक है, इसकी लेंथ है और इस लेंथ को इंक्रीज करके कितना कर दिया जाए 4L, इस लेंथ को इंक्रीज करके 4L, ये भी कॉपर है, अभी भी कॉपर ही है, तो इसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, देखिए, लेंथ चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होगा क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, लेकिन लेंथ चेंज करने से इसकी रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज यहां से देखो, यहां पर भी कॉपर और यहां भी कॉपर, तो बोथ आर क्या सेम है, ये क्या है, दोनों क्या है, सेम है, सेम मटेरियल है, इसलिए रो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा यानी सेम होगा, ठीक है, सेम फॉर बोथ। इट इज क्लियर? अब ये चेंज कैसे होगा? जब मटेरियल ही चेंज कर दिया जाए, जैसे ये मान लीजिए कि एक रॉड है, एक दूसरी रॉड और है, ये है एल्यूमिनियम, ये है कॉपर, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए और लेंथ एल, ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम लेंथ, बिल्कुल एक जैसे सिमिलर दिखने वाले, लेकिन मटेरियल क्या है, यहाँ एल्युमिनियम है, यहाँ पे क्या है, कॉपर है, तो डिफरेंट मटेरियल है, इसलिए इसका डेंसिटी अलग होगा और इसकी डेंसिटी अलग होगा और ये इक्वल, ये बातें समझ में आ गया, ठीक है, इट इज क्लियर, ठीक, तो ये कहीं ना कहीं इस घुमा करके चीजें आपको पूछता रहता है कि कौन सा फैक्टर है, कोई अगर वायर है उसके अक्रॉस में एक बैटरी कनेक्टेड है, अगर उसके वोल्टेज को 4 टाइम्स से इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को क्या याद रखना है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है, ठीक है, लेंथ इंक्रीज करने से लेंथ इंक्रीज करने से वायर की रेजिस्टेंस इंक्रीज चेंज होगा, या एक क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करने से जो वायर है उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, बट अगर हम उसके क्रॉस में वोल्टेज अप्लाइड करें या करंट इंक्रीज करें तो उसका रेजिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बात समझ आ गया? सिमिलर ये भी चीजें हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कोई भी अगर वायर है उसको इंक्रीज करके, ठीक है, 4 टाइम्स कर दिया जाए, 5 टाइम्स कर देते हैं, 6 टाइम्स कर देते हैं, तो न्यू वायर का क्या रेजिस्टेंस हो, ठीक है, तो उसके लिए देखिए एक जो कि ट्रिक है, उससे हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, और वो होता है रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, R1 इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, R2 आफ्टर चेंजिंग लेंथ
न्यू रेजिस्टेंस, ठीक, एंड कितने टाइम्स हम लोग उसको इंक्रीज कर रहे हैं वो, ठीक है। तो इस ट्रिक का यूज करके बहुत आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसके जो है कि न्यूमेरिकल से हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि फार्मूला है, ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो आप बिल्कुल इसको यूज करके आंसर उसको फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो उसको सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। इट इज क्लियर। ओम्स लॉ, इसका ग्राफ, रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड नहीं है, रजिस्टिविटी, ठीक है, ये क्या है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। इट इज क्लियर, ठीक है। तो आप इसको नोट करें, फिर आगे देखते हैं। तो यहां से देखा गया बेटा, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल, ठीक है। यूनिट क्या होगा बेटा इसका, यूनिट ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाई एम, एम एम से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, यूनिट ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इंटू मीटर, ठीक है। अब इफ एल इक्वल टू 1 मीटर, ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन रो इक्वल टू आर, ठीक है। यानी रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, यानी क्या हो गया, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगा बेटा, ठीक है। यानी यूनिट लेंथ, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से जो उसका रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इट मीन्स क्लियर, एक ऐसा वायर जिसका लेंथ 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है, देन उसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए क्या है कि एक वायर है, ठीक, ये है कॉपर का एक वायर और इसकी लेंथ कितना है, 40 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर या -4 मीटर स्क्वायर, एंड रेजिस्टेंस इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज 4 टाइम्स, अगर इसकी लेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, कितना, 4 टाइम्स, यानी कितना हो गया, L2 इक्वल टू 4 × L1। तो हमें फाइंड करना है कि क्या इसका न्यू रेजिस्टेंस होगा, ये हमको फाइंड। इट इज क्लियर, ठीक है। तो कोई एक वायर होगा,
जिसकी लेंथ को इंक्रीज कर देंगे 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स। आफ्टर देन हमें इसका न्यू रेजिस्टेंस फाइंड करना। ठीक है, ये बात समझिए। मटेरियल सेम है, ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, तो रेजिस्टिविटी सेम। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें L1 इक्वल टू 40/100, यानी क्या हो गया 4/10, ये हो जाएगा मीटर। A1 इक्वल टू क्या गिवन है, A1 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, एंड R1 इक्वल टू 10 तो फार्मूला R1 इक्वल टू रो L/A1। ठीक है, केस सेकेंड केस में क्या दिया है यहाँ पर कि L2 इक्वल टू 4 इंटू L1, तो 4 इंटू L की वैल्यू कितना है 40/100, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 16 बाई कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इसके बाद एरिया, अब एरिया हमको इसका फाइंड नहीं। ठीक, अब एरिया फाइंड करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जिसको जानना बहुत आपको जरूरी है। क्या है कि वॉल्यूम ऑफ रॉड, वॉल्यूम ऑफ रॉड विल बी कांस्टेंट। इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इट मीन्स इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ रॉड वॉल्यूम, यानी A1 L1 इक्वल टू A2 L2 बेटा। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल आपको पता, तब A2 फाइंड कर पाएंगे आप। ठीक है, अब यहाँ A1 की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू L1 की वैल्यू 4/10 इक्वल टू A2 इंटू L2 कितना दिया यहाँ पर 16/10। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम A2 की बात करेंगे तो 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁴ बाई ये हो जाएगा 16, तो 4 4 जा ऐसे कैंसिल करेंगे तो 2। ठीक है, यानी A2 इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इसका एरिया। ठीक है, देन यहां से देखेंगे आप R2, ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया बेटा यहां से A2 इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻⁻⁴, एरिया फाइंड कर लिया आपने। ठीक है, अब हमको क्या है R2 इक्वल टू R2 फाइंड करना है, तो रो इंटू L2/A2, रो इंटू, ठीक है, L2/, ठीक है, तो क्या है इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से क्या करिए आप डिवाइड कर दीजिए, तो इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, यानी R2/R1 इक्वल टू रो L2/A2 रो L1/A2, रो से क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू R1 इंटू L2 इंटू A1/L1 इंटू A2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, ये
तो ये क्या होगा, यहाँ देखिए R2 इक्वल टू R1 की वैल्यू कितना है यहाँ पर बेटा 10 इंटू L2 की वैल्यू, L2 की वैल्यू है यहाँ पर 16/10 इंटू A1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 बाई L1 की वैल्यू, L2 की वैल्यू लिख दिया गया यहाँ पर। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। इसको यहीं पे लिख देता हूँ बेटा वैल्यू। R1 की वैल्यू हो जाएगा आपका 10 इंटू L2 की वैल्यू, L2 का हो जाएगा आपका 16/10 इंटू A1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 बाई L1 4/10 इंटू A2, और A2 की वैल्यू है आपका यहाँ से फाइंड किया गया है, ये है 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से कैंसिल, ठीक है, 4 इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 4, 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू 10 इंटू 4 इंटू 4 16, यानी 160 ओम। आंसर हो गया ये। ठीक है, यहीं पे वैल्यू मैंने रख के सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी इसका जो रेजिस्टेंस आ गया, ये कितना हो जाएगा 160 ओम। इट इज क्लियर। ठीक है, 160 ओम। ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे आप? सबसे पहले क्या करें आप, ठीक है, कि ये फर्स्ट केस में क्या है कि L1 A1 और R1, तो हम फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे यहाँ से, R1 इक्वल टू रो L1/A2। इन सेकेंड केस में L2, इसके बाद क्या A2, अब A2 गिवन नहीं, तो A2 फाइंड करने के लिए ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट क्या है, कि जो वॉल्यूम ऑफ द रॉड विल बी कांस्टेंट, इस रॉड की जो वॉल्यूम है ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, ये हमेशा लगाइए आप, L1A1 इक्वल टू L2A2। तो A1 की वैल्यू A2 रख करेंगे तो यहाँ से क्या है, आपको A2 की वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक, अब ये वैल्यू यहाँ पर R2 इक्वल टू रो L2/A2 में आप रख सकते हैं। तो पहले इक्वेशन बना दीजिए और फिर लास्ट में वैल्यू रखेंगे तो R2 की वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन मैं ट्रिक से सॉल्व करके बताता हूँ, बस एक लाइन में। ठीक है, अब देखना क्या है, ये है सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड यहाँ मैं ट्रिक से बताता हूँ इसी को, यही सेम क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपका बाय सेकेंड मेथड, ये है सेकेंड मेथड। ठीक है, और एक है बाय ट्रिक। ट्रिक क्या है बेटा, यहाँ से देखिए आप कि R2 इक्वल टू n² इंटू R1। क्या कह रहे हैं कि इसकी लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। कितना है, 4 टाइम्स। तो n की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 4 का स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू कितना है, 10। R की वैल्यू रख दिया आपने 10। R2 इक्वल टू 16 इंटू 10, R2 इक्वल टू 160 ओम। देखा आपने, तो 2 लाइन में आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव है
तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 मार्क्स में तब भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 मार्क्स में, ठीक है। लेकिन अगर उसको अगर डिटेल में पूछते हैं सॉल्व करने के लिए, तो आप इस बेसिक मेथड का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ये बातें समझ में आ गया, ठीक। तो ओम से रिलेटेड न्यूमेरिकल, और जो इससे न्यूमेरिकल बहुत बार पूछते हैं, ठीक है, कि अगर उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाए 4 टाइम्स 5 टाइम्स तो न्यू रेजिस्टेंस क्या इफेक्ट होगा, तो आप इस कंसेप्ट का यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को आप इसको एक बार 2 बार अच्छे से देखें, इसके फार्मूले को नोट करें, लर्न करें। आपके एग्जाम में यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं और इस बार भी क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो इससे आप अच्छे से प्रिपेयर करें, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, फॉर दिस चैप्टर। तो आप इससे अच्छे से प्रिपेयर रखें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।